हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ड्रग्स फॉर गाउट के बारे में। अगर ड्रग्स फॉर गाउट की अगर बात की जाए तो दो तरह की गाउट्स पढ़ेंगे अपन, एक एक्यूट गाउट और एक क्रोनिक गाउट। अब ये देखने से पहले हम सबसे पहले तो देखेंगे कि गाउट है ये नॉर्मली होता क्या है, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं कि गाउट है क्या चीज़। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जानते हैं कि गाउट है, गाउट होता क्या है। तो हमारे जो यूरिक एसिड है, इस यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर अगर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाउट हो जाता है। और ये दो तरह से हो सकता है, या तो ज़्यादा बन जाए, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो जाए इसका यूरिक एसिड का। दूसरी बात कि या एक्सक्रीशन इसका कम हो जाए, इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन हो जाए। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं इसके, करेक्ट। और अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दो तरह से होते हैं ये, एक्यूट गाउट और एक तरह का क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट है ये एक सीवियर केस के अंदर होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड की अगर बात की जाए तो ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाता है। और जब यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो यूरिक एसिड है वो हमारे जॉइंट के अंदर डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड का। और जब जॉइंट के अंदर डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेन और इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट के अंदर, करेक्ट। नेक्स्ट है कि जो अपन ने कहा कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया, जिसकी वजह से वो जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया, और वह जिसकी वजह से पेन होगा हमारे जॉइंट के अंदर, और जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, करेक्ट। और ये मोस्ट कॉमनली जॉइंट पे अफेक्टेड होता है, और ये फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है उस पर सबसे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है, इस जॉइंट पे, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट पे। क्रोनिक की अगर बात की जाए तो क्रोनिक के अंदर क्या होता है कि ये जो यूरिक एसिड है ये ब्लड के अंदर बढ़ता तो है, बट ये हमारे जॉइंट के अंदर डिपॉजिट नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि जॉइंट के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा तो किसी भी तरह का कोई साइन सिम्टम्स नहीं दिखेगा अपन को। और जब साइन सिम्टम्स नहीं दिखता फिर भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर भी इसका ट्रीटेड किया जाता है। अब दिमाग में एक चीज़ आ जाती है यार कि इसका अगर साइन सिम्टम्स नहीं दिखता फिर भी इसका ट्रीटेड क्यों किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। ये ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि ये जो क्रोनिक गाउट है ये हमारे एक्यूट गाउट के अंदर इसका कन्वर्जन ना हो जाए, करेक्ट। इसके लिए अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं, करेक्ट। अब बात करते हैं ड्रग्स फॉर गाउट के बारे में। तो दो तरह से होता है, एक एक्यूट गाउट और एक होता है क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट का जो एम है ट्रीटमेंट का वो हम रखेंगे कि इन्फ्लामेशन कम करना है, करेक्ट। और जबकि क्रोनिक गाउट है, इस क्रोनिक गाउट की अगर बात की जाए तो इसका ट्रीटमेंट अप्रोच रखेंगे हम कि हमें यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, मतलब यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा करना है, और या यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन है वो बढ़ाना है हमें को, करेक्ट। या फिर यूरिक एसिड का सिंथेसिस अपन को कम करना है, ये इसका ट्रीटमेंट अप्रोच रखेंगे हम। अब जो एक्यूट गाउट है इसके अंदर हम ड्रग्स जो यूज लिए जाते हैं वो है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, कोल्चिसिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे होते हैं। और एक्यूट गाउट के अंदर रखा, मैंने बोला था कि इसका जो एम है ट्रीटमेंट का ये हम रखते हैं कि इन्फ्लामेशन हमें कम करना है, करेक्ट। अब मैं वन बाय वन बात करूंगा, इनको डिस्कस करूंगा। और क्रोनिक गाउट की अगर बात की जाए तो क्रोनिक गाउट भी मैं बात कर लेता हूं, और इनको वन बाय वन बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि क्रोनिक गाउट के अंदर अपन ने पढ़ा कि इसके जो ट्रीटमेंट अप्रोच हम रखते हैं कि यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, या यूरिक एसिड का सिंथेसिस कम करना है। इसके अंदर तीन तरह से होते हैं, सिंथेटिक इनहिबिटर मतलब सिंथेसिस कम करना है, सेकेंड है यूरिकोसुरिक मतलब एक्सक्रीशन बढ़ाना है यूरिक एसिड का, थर्ड है मेटाबॉलिक एनहेंसर मतलब इसका जो मतलब कहने का मतलब मेटाबॉलिक एनहेंसर का बात की जाए तो मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है अपन को। तो मैंने कहा था कि ये इसका जो ट्रीटमेंट अप्रोच हम रखते हैं तीन तरह से। सिंथेटिक इनहिबिटर के अंदर एलोपिरिनोस और फिबोक्सोस्टेट इंक्लूड होता है। और अगर यूरिकोसुरिक की अगर बात की जाए तो प्रोबेनिसिड्स
सल्फेपाइरोजोन्स और लेसिनुरेट्स, ये सारे के सारे यूरिकोसूरिक के अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये सारे के सारे हमारे जो यूरिक एसिड है, उस यूरिक एसिड का मतलब कहने का मतलब क्रोनिक गाउट है उसके ट्रीटमेंट में ये लिया जाता है। और मेटाबॉलिक एनहेंसर की बात की जाए तो रासबुरिकेस और एक पैग्लोटिकेस ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्यूट गाउट के बारे में। और एक्यूट गाउट के भी सबसे पहले जो फर्स्ट है वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है वो मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से हैं। अब जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जो एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ लिया जाता है, कौन कौन से हैं वो? नेप्रोक्सीन, एंडोमिथेसिन, पायरोक्सिकेम और डाइक्लोफेनिक और इटियोरोकोर्बिक। करेक्ट। अब ये सारे इसके अंदर इसके एग्जाम्पल है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी के। इटियोरोकोर्बिक की अगर बात की जाए, ये एक सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर है, जबकि रिमेनिंग जो 4 है नेप्रोक्सीन, एंडोमिथेसिन, पायरोक्सिकेम और डाइक्लोफेनिक, ये सारे नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर। करेक्ट, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। अब जाहिर सी बात, अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि जो फेमस ड्रग्स है जो इसके अंदर इंक्लूड होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर, वो है एस्प्रिन और पैरासीटामोल। बट एस्प्रिन और पैरासीटामोल्स को अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, गाउट के अंदर ट्रीटमेंट में यूज नहीं लेते उसको। क्यों नहीं लेते बता देते। एस्प्रिन को हम यहाँ पे इसलिए गाउट के केस के अंदर इसलिए नहीं लेते क्योंकि एस्प्रिन है ये ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ा देता है, उसकी मात्रा ज़्यादा कर देता है, तो इसलिए उसको एस्प्रिन को यहाँ पे अपन प्रेफर्ड नहीं करते। अब दूसरी बात आ जाती है कि भाई पैरासीटामोल, जब एस्प्रिन को तो इसलिए नहीं करते क्योंकि यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ा देता है, इसकी वजह से नहीं करते। तो पैरासीटामोल को क्यों नहीं करते? पैरासीटामोल को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है पैरासीटामोल के अंदर, वो एब्सेंट होती है। करेक्ट। तो ड्रग्स फॉर चूज, इसके अंदर ये ड्रग्स चूज करते हैं अपन, ये सारे के सारे ड्रग्स। और पैरासीटामोल सर वो एस्प्रिन अपन यूज नहीं करते, तो एस्प्रिन इज अ नॉट यूज। और ये जो ड्रग्स है ये सारे के सारे जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, ये पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी और एक एनाल्जिक प्रॉपर्टी शो करता है। करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए अपन, सेकेंड हम बात करेंगे कोल्चिसिन के बारे में। कोल्चिसिन की अगर बात की जाए, ये ना तो एनालिसिक है ना ही नॉट इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स था ये तो एक एनालिसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता था, बट ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी और एनालिसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बट ये मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है। ये ड्रग्स इसलिए फिर भी ये ड्रग्स क्यों चूज़ किया जाता है, ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा, फिर भी इसको क्यों चूज़ करते हैं अपन? अब भाई पैरासीटामोल को तो इसलिए चूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो नहीं करता था, इसकी वजह से। बट यार ये एंटी इन्फ्लामेटरी तो कोल्चिसिन भी नहीं करता, फिर भी इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसको भाई इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे तरह के जो पेशेंट होते हैं उसके जो टॉलरेंस नहीं कर पाते हैं कि नहीं, उनके अंदर अगर वो टॉलरेंस नहीं हो पाता तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे मायोपैथी है, सीवियर डायरिया है। करेक्ट, ये सारी कंडीशन हो जाती है, तो ये बहुत सारे पेशेंट इसको टॉलरेंस भी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे एक्ट करता है और किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। अब पहली अगर बात की जाए किस तरह से एक्ट करता है, तो अगर एक्यूट गाउट की अगर बात की जाए तो एक्यूट गाउट का एम क्या था ट्रीटमेंट रखने का कि इन्फ्लामेशन हमें कम करना है। करेक्ट। तो एक्यूट गाउट के अंदर क्या है कि यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड हमारे जो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और जब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ गया, उसका डिपोजिशन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो जॉइंट के अंदर डिपोजिट होगा फिर। करेक्ट। और जब जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो फिर जॉइंट के अंदर जो साइनोवाइल सेल्स होते हैं ये यूरिक एसिड को टेकअप करते हैं। करेक्ट।
और टेकअप करते हैं, फिर उसके बाद में ये जो साइनोवाइल सेल्स होते हैं हमारे जो जॉइंट्स के अंदर, ये एक कीमोटैक्टिक फैक्टर है वो रिलीज कर देते हैं। और जब कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या करता है कि ग्रेनुलोसाइट और डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करता है। और जब ग्रेनुलोसाइट और डब्ल्यूबीसी अट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूरेट के जो क्रिस्टल है वो एनग्लफ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो ग्लाइकोप्रोटीन है वो रिलीज हो जाता है। अब जब ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज हो जाता है, जिसके कारण से दो कंडीशन हो जाती है, या तो लैक्टिक एसिड का अकोमोडेशन ज्यादा हो जाए, मतलब लैक्टिक एसिड ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, दूसरी कि लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज कर दे। अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि पीएच कम हो जाएगी, और जब पीएच कम हो जाती है तो जो यूरेट क्रिस्टल्स के जो प्रेसिपिटेट हैं वो ज्यादा होंगे, मतलब ज्यादा उसके अकोमोडेशन होगा यूरेट क्रिस्टल्स के प्रेसिपिटेट का। सेकंड कंडीशन अपन ने कहा कि या फिर वो लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करे, करेक्ट। ये कंडीशन तो कब थी, यूरेट क्रिस्टल के प्रेसिपिटेट कब ज्यादा हो रहे थे, जब लैक्टिक एसिड बढ़ रहा था। बट अगर लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज हो रहा है तो जब जॉइंट को डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये तो कंडीशन हो जाती है इस तरह से कोल्चिसिन, मतलब ये जो मतलब इस तरह से मैकेनिज्म होता है हमारे एक्यूट के अंदर। बट यार अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन इसको किस तरह से काम करता है, यहाँ पे किस तरह से इन्फ्लामेशन को कम करता है, वो चीजें देखेंगे। पहली कंडीशन ये है कोल्चिसिन की, कि कहने का मतलब जो कोल्चिसिन है ये इनहिबिट करता है और रिलीज कर देता है कीमोटैक्टिक फैक्टर, करेक्ट। यहाँ पे कीमोटैक्टिक फैक्टर है, ये इसको इनहिबिट, इसको रिलीज नहीं होने देता, इनहिबिट कर देता है इसको रिलीज होने के लिए, करेक्ट। तो ये यहाँ ये बन ही नहीं पाता, करेक्ट। तो पहला तो मैंने क्या बोला कि इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर। सेकंड, ये इनहिबिट करता है माइग्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट, करेक्ट, दूसरा ये फैक्टर। या फिर थर्ड है कि ये इनहिबिट करता है, रिलीज कर देता है ग्लाइकोप्रोटीन, करेक्ट, ग्लाइकोप्रोटीन। तो तीन तरह से इनहिबिट कर देता है ये, एक तो रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर, एक इनहिबिट करता है माइग्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, और या फिर इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तीन तरह से इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन हमें कम कर देता है, इन्फ्लामेशन इसके अंदर गाउट के अंदर। तो कोल्चिसिन की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, स्टेरॉइड्स के बारे में। अभी अभी मैंने कहा कि कोल्चिसिन है वो तीन तरह से इनहिबिट करता है। पहला, ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर, सेकंड इनहिबिट करता है माइग्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट, और थर्ड इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की अगर बात की जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ये क्या है कि अगर मान लो जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और कोल्चिसिन अगर रेस्पॉन्स नहीं देता, करेक्ट, उनका किसी भी तरह से कोई रेस्पॉन्स नहीं होता वो जो ड्रग्स देने से, फिर हम ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, करेक्ट। और ये इसकी अगर बात की जाए तो ये प्रेडिसनोल्स और मिथाइल प्रेडिसनोल्स आर यूज लिया जाता है सिमेट्रिकली। नेक्स्ट है कि जो ट्राई एमिसनोल्स है ये अफेक्ट करता है, और ये कब अफेक्ट करता है, ये जब सिंगल जॉइंट अफेक्टेड होगा तभी ये क्या है अफेक्ट करेगा। और कैसे अफेक्ट करेगा, ये इंट्रा आर्टिकुलर अफेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट अपन ने बात करेंगे क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट तो अपन ने देख लिए तीन तरह से, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कोल्चिसिन्स और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, तीन तरह से, करेक्ट। अब जो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंथेटिक इनहिबिटर। सिंथेटिक इनहिबिटर के अंदर सबसे पहले नॉर्मली जो पर्सन होता है उसके नॉर्मली जो क्रोनिक गाउट की अगर बात की जाए उसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल पेशेंट के अंदर कि जो हाइपोजेंथिन होता है वो हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट होता है, और जेंथिन एक यूरिक एसिड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देता है जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में। पर हम क्रोनिक गाउट के अंदर देखते हैं कि जो यूरिक एसिड है उसका लेवल अपन को कम करना है यहाँ पे, करेक्ट। अब जब यूरिक एसिड का लेवल यहाँ पे कम करना है तो जाहिर सी बात है कि इस जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करना पड़ेगा, करेक्ट। अब जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये जो जेंथिन है वो जेंथिन यूरिक एसिड में मतलब यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, तो यूरिक एसिड को कम कर देगा अगर ये इनहिबिट हो गया तो इस जेंथिन ऑक्सीडेंट को इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स लिए जाते हैं वो होता है एल्यूपिरिनोस और फिब्रोक्सोस्टेट, करेक्ट।
ये जो फिबुक्स स्टेट और जो एलोपिरिनोल्स है ये हमारे ज़ैंथेट ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल घट जाता है। नेक्स्ट है एलोपिरिनोल्स, जो ड्रग्स अपन जैसे वहां पे अपने नॉन स्टेरॉइड्स के अगर जो एक्यूट के अगर बात की जाए तो एक्यूट के अंदर तो अपन ने नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स है वो एक चूज किया था, वहां चॉइस थी हमारी ड्रग्स लेने की। बट यहाँ पे जो क्रोनिक गाउट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अपन एक्यूट जो एलोपिरिनोल्स ड्रग्स है ये चॉइस करते हैं। एलोपिरिनोल्स की अगर बात की जाए तो ये एक एलर्जी कॉज कर देता है फ्यू पेशेंट के अंदर। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मेंशन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो एलोपिरिनोल्स ड्रग्स है ये चॉइस करते हैं यहाँ पे, और एलोपिरिनोल्स जी ये क्या करता है, कॉज करता है एलर्जी बहुत सारे तरह के पर्सन के अंदर, और जिसकी वजह से जो ज़ैंथेट ऑक्सीडेज है ये एक न्यू ज़ैंथेट ऑक्सीडेज डेवलपमेंट हो जाता है, और ये यूटिलाइज करता है बहुत सारे तरह के पेशेंट के अंदर। और जिनके अंदर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एलर्जी की अगर बात की जाए वो एलर्जी से इनहिबिट कर देता है। तो जो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एलोपिरिनोल्स की अगर बात की जाए, ऐसे एलर्जिक पेशेंट जिसके अंदर एलोपिरिनोल्स हैं ये यूटिलाइज की जाती है, तो उसके अंदर फिबेक्सोस्टेट की लिया जाता है एक। अब नाम से पता चल रहा है कि फिबेक्सोस्टेट की अगर बात की जाए, फिबेक्सो मतलब ज़ैंथेट ऑक्सीडेज और स्टेट मतलब इनहिबिटर, मतलब ज़ैंथेट ऑक्सीडेज इनहिबिटर, करेक्ट। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी क्रोनिक गाउट के अंदर। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूरिकोसुरिक ड्रग्स। यूरिकोसुरिक ड्रग्स की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिक एसिड का, वो घटा देता है ये, करेक्ट। और यूरिकोसुरिक एसिड जब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमारी किडनी के अंदर जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है अगर घट जाता है, यूरिक एसिड का जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है अगर घट जाता है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये यूरिक एसिड है वो इंसोल्यूबल है और ये प्रेसिपिटाइट हो जाता है किडनी के अंदर। और जब किडनी के अंदर अभी मैंने कहा कि यूरिक एसिड एक इंसोल्यूबल है और ये प्रेसिपिटाइट हो जाता है हमारे किडनी के अंदर, और फिर किडनी के अंदर जब प्रेसिपिटाइट हो जाता है तो जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा यूरिक एसिड का, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड का वो ज्यादा होगा, करेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ये होने की वजह से क्या हो जाता है कि हम हाई फ्लूइड इनटेक मतलब पेशेंट को अपन हाई फ्लूइड इनटेक के एडवाइस देंगे और यूज करेंगे, और यूज होगा यूरिकोसिरिक, और ऐसे पेशेंट को अपन यूरिकोसिरिक ड्रग्स देंगे। जो यूरिक एसिड है ये डाइल्यूटेड हो जाता है, और डाइल्यूटेड हो जाता है और डू नॉट प्रेसिपिटाइट, बट ये प्रेसिपिटाइट नहीं होता, करेक्ट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड है वो डायलेट हो जाएगा और वो प्रेसिपिटाइट नहीं हो पाएगा। वहां पे अपन ने देखा था कि 3 तरह के वो थे जो वहां पे अपन ने देखा था यूरिकोसुरिक ड्रग्स के अंदर, प्रोबेनेसोन्स, सल्फेपाइरोजोन्स और लेसिनुरेट्स, करेक्ट। 3 तरह के जो ड्रग्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोबेनेसिड्स की अगर बात की जाए, ये हमारे जो एक्यूट अटैक की अगर बात की जाए गाउट के पेशेंट के अंदर, उसके अंदर नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? ये इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड हमारे जो क्रिस्टल डिपॉजिट से हमारे जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड से जो क्रिस्टल डिपॉजिट है उसके अंदर हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड है वो यूरिक एसिड से क्रिस्टल डिपॉजिट्स के अंदर, मतलब कहने का मतलब सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि कहने का मतलब ये है कि जो यूरिक एसिड है ये यूरिक एसिड से क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं और वो मोबाइलाइज हो जाते हैं कहाँ? ब्लड के अंदर, करेक्ट। जिसकी वजह से में भी इंक्रीज एक्यूट अटैक है, वो एक्यूट अटैक के चांस ज्यादा हो जाते हैं, और जब एक्यूट अटैक के चांस ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोबेनेसिड से वो नहीं देते एक्यूट अटैक ऑफ गाउट्स, करेक्ट। यही एक दिक्कत है, और जिसकी वजह से अपन ये एक्यूट जो अटैक वाला जो पेशेंट होता है उसको ये नहीं देते। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एनहेंसर। मेटाबॉलिक एनहेंसर की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग के अंदर तो क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है वो डायरेक्ट एक्सट्रेट हो जाता है, करेक्ट। बट बर्ड्स के केस के अंदर साइंटिस्टों ने देखा और बर्ड्स के केस के अंदर ये जाना
कि यूरिक एसिड है वो यूरिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड है वो इंसोल्यूबल होता है, और यूरिक एसिड एक सोल्यूबल एलेंटोइन में कन्वर्ट होता है, और फिर वो एक यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर। जबकि जो ह्यूमन बीइंग है उस ह्यूमन बीइंग के अंदर तो जो यूरिक एसिड है वो डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाता है, करेक्ट। बट बर्ड्स के केस के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि यूरिकेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब जो यूरिकेज की अगर बात की जाए, ये यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है, मतलब इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट को एक सोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट करेगा, और फिर ये जो सोल्यूबल है वो एक हमारे जो यूरिन है उसके रूप में बाहर निकल जाएगा। So drugs then can be developed by recombinant DNA technology which increase metabolic of uric acid. इसलिए जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी है उसने ये ड्रग्स डेवलपमेंट किया है, और जो मेटाबॉलिक ऑफ यूरिक एसिड है उसको बढ़ाता है ये। और ये जो मेटाबॉलिक ऑफ यूरिक एसिड को कौन कौन से बढ़ाते हैं? एक रास ब्यूरिकेज नाम से पता चल रहा है, रास ब्यूरिकेज मतलब यूरिक केज है, वो यूरिक केज है ना, तो ये यूरिक केज है ना। अब ये किससे रिलेटेड है? हमारे बर्ड से रिलेटेड है यूरिक केज, करेक्ट। तो और नेक्स्ट है कि पैग्लोटिकेज की अगर बात की जाए ये लॉन्ग एक्टिंग करता है। और तो इस वीडियो के अंदर अपन ने ड्रग्स ऑफ गाउट के बारे में बात की। तो एक्यूट गाउट्स, क्रोनिक गाउट्स, ये सारी चीज़ें देखी, और गाउट्स क्या होता है वो सारी चीज़ें देखी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और जो इसके नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो मेरा